अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अधिगम के कारक। ये आपके रीट मीन्स का मीन सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं इस वक्त, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और ये आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम्स में काम आएगा, क्योंकि अधिगम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीटेट वगैरह कुछ भी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फैक्टर्स हम देख लेते हैं। कारक मतलब फैक्टर्स, किन कारणों से अधिगम होता है, बेसिकली वही कारक होता है। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित तथा अननुबंधित उद्दीपकों का समस्पष्ट प्रस्तुतिकरण। साहचर्य जो होता है प्राचीन अनुबंधन में, वो कैसे होता है, जैसे मैंने आपको जो वीडियो डाला हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं। इवान पावलो का जो वीडियो प्राचीन अनुबंधन डाला, उसमें मैंने एग्जैक्टली इसको डिफाइन किया है कि जब तक अननुबंधित उद्दीपक पहले आना चाहिए, अनुबंधित उद्दीपक बाद में आना चाहिए, और उसमें जो समय अंतराल है वो 0.2 से 2 सेकंड का होना चाहिए। अगर इतना है तभी प्राचीन अनुबंधन सक्सेसफुल होगा, यानी आसानी से किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। उस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रबलित प्रयासों की संख्या। क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जो भी आप कह सकते हैं, उसमें कितने प्रयासों में प्रबलन प्राप्त होता है, यानी खाना मिलता है। जनरली जो जिन पर टेस्ट किए गए हैं वो चूहे हैं, तो उन पर जब भी टेस्ट किए गए तो उसमें खाना ही इस्तेमाल हुआ है, तो प्रॉब्लम उसमें हम खाना मान सकते हैं। वैसे टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह कुछ भी मान लीजिए बच्चों के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो। प्रबलन की मात्रा, कि प्रबलन कितनी चॉकलेट दी जाती है, कितनी टॉफ़ी दी जाती है बच्चों को उनका सब्जेक्ट याद करने के लिए। जैसे आप बच्चों को सब्जेक्ट याद कराएंगे और उनको कोई टॉफ़ी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, उसकी कितनी मात्रा होती है, आप 50 पैसे के देते हैं, 5 रुपये के देते हैं, 10 रुपये वाली देते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रबलन प्राप्त होने में विलम्ब। देखिए, प्रबलन प्राप्त होने में विलम्ब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। असल में लगता है ऐसा है कि अगर प्राप्त होने में विलम्ब होगा तो हमें हमारे प्रयास या अनुक्रियाएँ कम रह जाएंगी या अधिगम कम होगा, लेकिन होता जस्ट इसका उल्टा है। आप अभी आगे देखेंगे। दूसरा, प्रेक्षणात्मक अधिगम में मॉडल की प्रतिष्ठा या आकर्षकता। अब देखिए, इसमें क्या होता है, मॉडल सही है या गलत है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर आपके मन में उसकी प्रतिष्ठा या आकर्षकता कितनी है। जैसे कि कई इंस्टीट्यूट, टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अच्छे अच्छे टीचर जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, वो बच्चों को गलत बता रहे हैं कि जो व्यक्तित्व का सिद्धांत होता है उसमें स्थिरता नहीं होती, या स्थिर जो स्टेबिलिटी होती है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जबकि मैंने आपको जब पहली बार आंसर की आई थी तभी बता दिया था कि इसमें स्थिरता होगी। दूसरा, उसका रेफरेंस भी मैंने अब दे दिया, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं, मॉडल की प्रतिष्ठा। अगर मॉडल कह रहा है और आपके मन में उसके लिए प्रतिष्ठा आकर्षकता है कि आपको लगता है वो सही कह रहा है, तो आप गलत चीज़ को भी सही मान लेंगे। वाचिक अधिगम में सीखने की विधि। वाचिक अधिगम में सीखने की विधि, आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्या होता है, आपको एक नंबर याद करना है, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में आप समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है, 8 3 4 5 कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन आप उसको अगर ग्रुप बना लें, जैसे 83 83 45, तो आपको 10 डिजिट का नंबर जो 10 बार याद रखना पड़ेगा, उसको सिर्फ 5 भागों में विभक्त करके आप इसको याद कर सकते हैं। उसको चंकिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट कारक है। दूसरा, मीनिंगफुलनेस ऑफ द कंटेंट, यानी वो कितना जो भी पढ़ाया जा रहा है आप अगर उसको ज़्यादा अर्थपूर्ण बना सकें तो वो बच्चों को ज़्यादा याद होगा, या आपको खुद को भी ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फिर एक क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन का अन्वेषण सर्वप्रथम BF स्किनर द्वारा किया गया था। यह आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, इसका सर्वप्रथम अन्वेषण BF स्किनर ने किया था। लेकिन इसमें ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जाता है, जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर की जाती है। सतत बनाम आंशिक प्रबलन। अधिगम में 2 प्रकार प्रबलन अनुसूची का विशेष महत्व है, सतत कंटिन्यूस, आंशिक पार्शियल। सतत प्रबलन में प्रतिभागी को प्रत्येक लक्षित अनुक्रिया के बाद प्रबलन दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक चूहा है मान लीजिए, और वो एक बॉक्स के अंदर है, और जितनी बार वो लीवर को दबाते हैं उतनी बार उसको खाना मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं सतत। या आप फिक्स कर लेते हैं भैया कि जो 5 बार स्टेप मारेगा तो उसको खाना मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं आंशिक। उसको 4 बार में नहीं मिला और 5वें बार में मिला तो उसको आंशिक प्रबलन मिलता है। ऐसे अनुच्छेद जब प्रबलन लगातार नहीं दिया जाता, वहाँ पर कुछ अनुक्रियाओं को प्रबलित नहीं किया जाता। सतत बनाम आंशिक प्रबलन, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। कंटिन्यूस, जो सतत प्रबलन होता है वो निश्चित अनुपात अनुसूची फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल होता है, निश्चित अंतराल सूची फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल होता है। और आंशिक मतलब पार्शियल, परिवर्तनीय अनुपात सूची वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, या परिवर्तनीय अंतराल सूची वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है। बेसिकली अधिगम में जो ये कारक है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि
बाकी सब आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ये अलग से पढ़ाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा, या कारकों में ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देख लीजिए, हम बार बार इसको देखेंगे। इसमें वेरिएबल रेशियो शेड्यूल आपने देखा होगा, यानी परिवर्तनीय अनुपात सूची, फिक्स रेशियो शेड्यूल यानी अपरिवर्तनीय अनुपात सूची, ये वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल यानी परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची, और यह है फिक्स इंटरवल शेड्यूल यानी अपरिवर्तनीय अंतराल सूची, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसको हम थोड़ा बार बार देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो इस लाइन पर है, इस पर नंबर, कितनी संख्या या कितनी बार प्रयास किए गए वो दिखाई गई है। इसमें 10, जैसे आप इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रयास है, ये समय है, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7, 8, 9, 10। इसको अभी हम देखेंगे बार बार, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए निश्चित अनुपात सूची, फिक्स रेशियो शेड्यूल, प्रबलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं की संख्या हमेशा एक ही संख्या होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ आप देखिए इस सेकंड लाइन है, ये लगभग इसमें 4 जो प्रयास हैं वो दिए गए हैं। तो 4 प्रयास पे क्या होगा, उसको खाना मिल जाएगा, फिर 8 प्रयास पे, फिर 12 प्रयास पे, हाँ सॉरी 12 प्रयासों पे, इस तरीके से 16 प्रयासों पे, और इस तरीके से आपको ये मिल देगा। तो इसमें क्या है, फिक्स्ड है बिल्कुल। इसलिए आप ये देखेंगे कि जैसे ही उसको भोजन मिल जाता है चूहे को, प्रयास एकदम से गिर जाते हैं, फिर वापस उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर वापस उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। असल में क्या है, उस चूहे को पता चल चुका है कि भाई मुझे तो 5 या 4 प्रयास या 10 प्रयासों के बाद ही खाना मिलेगा। तो जैसे उसको 10 प्रयासों के बाद खाना मिल जाता है, वो थोड़ा रुक जाता है, उसको बोलता है कि अभी 10 प्रयास मैं कर लूँगा, और उसको जैसे अगला भोजन चाहिए फटाफट 10 प्रयास करता तेज़ी से, और उसको खाना मिल जाता। तो ये है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल यानी निश्चित अनुपात अनुसूची। प्रबलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं की संख्या हमेशा एक ही संख्या होगी। ग्राफ में 2 बातों पर ध्यान दें, अनुक्रिया की दर बहुत तेज होती है और प्रबलन दिए जाने के तुरंत बाद प्रतिक्रिया पैटर्न में छोटा विराम होता है। जो ये आप देख रहे छोटा विराम, ये इसमें ही होता है, इसे निश्चित अनुपात अनुसूची के अंदर। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। निश्चित अनुसूची का अंदाजा लगाया जा सकता है जिसके कारण प्राणी छोटे विराम लेता है। अब आपको पता है कि आपका टेस्ट आज है, फिर 3 महीने बाद है, तो आप क्या होता है आज दे दिया, फिर 4-5 दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, फिर लेता हूँ, और फिर उसके बाद आप वापस प्रयास शुरू कर देते हैं। जैसे आपका प्री हो गया, जो रीट 2022 है उसका प्री हो चुका, अब आप मेन से, तो आप इतने दिनों से थोड़ा आराम कर रहे थे और अब आप तेज़ी से पढ़ाई शुरू करेंगे और कर देंगे तो आपकी नौकरी पक्की है। फिर है परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। इसको देख लेते हैं। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल सबसे सीधी लाइन है, सबसे ज़्यादा प्रयास है, सबसे सीधी लाइन रहती है इसके अंदर। सॉरी, वेरिएबल रेशियो, परिवर्तनीय अनुपात, वेरिएबल रेशियो, ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश के चक्कर में थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची सबसे सीधी लाइन रहती है, सबसे सीधी। परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची में अनुक्रियाओं की संख्या एक परीक्षण से दूसरे परीक्षण के दौरान बदल दी जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने ये माना कि आप उसको चूहे को 30 कुल मिला के 30 प्रयास करने पर उसको खाना देंगे, लेकिन आपने फिक्स नहीं किया। आप ये डिसाइड करते हैं कि जब वो पहले 10 प्रयास कर लेगा तब उसको भोजन मिलेगा, फिर उसके बाद जब तक वो 20 प्रयास नहीं करा तब तक भोजन नहीं मिलेगा, फिर अगली बार वापस 10 या 15 आप कर देंगे तो तब उसको भोजन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रयास है उसकी जो संख्या वो हर परीक्षण से दूसरे परीक्षण में बदल जाती है। आपने खाना दिया, अब उसको आपने बदल दिया, बदलेंगे आप अनुपात में ही, 5 के अनुपात में ही बदलेंगे, जैसे 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से ही रखेंगे, वो ज़्यादा सही रहता है। बाकी उसमें क्या दूसरे कोई अनुपात रखते हैं तो आप कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची में अनुक्रियाओं की संख्या एक परीक्षण से दूसरे परीक्षण के दौरान बदल जाती है। इसमें आपको छोटे विराम नहीं दिखेंगे, क्योंकि चूहे को नहीं पता कि उसे कितने प्रयासों के बाद भोजन मिलेगा, क्योंकि आप हर बार उसको बदल रहे हैं, तो चूहे को पता ही नहीं चलेगा कितने प्रयास के बाद बदल रहे हैं। इसलिए इसमें आपको कोई भी छोटा ब्रेक नहीं दिखेगा। देखिए ये फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है यानी निश्चित अनुपात सूची है, और ये है परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ छोटे ब्रेक मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। इसमें आपको छोटे विराम नहीं दिखेंगे, क्योंकि चूहे को नहीं पता कि उसे कितने प्रयास के बाद भोजन मिलेगा, इसलिए इसका ग्राफ ज़्यादा सीधा होता है। वास्तव में चूहा लगातार प्रयास करता हुआ मिला हुआ भोजन खाता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया है कि चूहा क्या करता है, उसको अब पता तो नहीं कितने प्रयास के बाद खाना मिलेगा, तो उसको जो भोजन भी मिलता है उसको वो खाता जाता है, भागता जाता है, प्रयास करता जाता है, लीवर दबाता जाता है।
जबकि इसमें ऐसा नहीं है। जो ये निश्चित अनुपात अनुसूची से चूहा पता कर लेता है कि उसको 10 के बाद मिलेगा, 5 के बाद मिलेगा, या उसको फिक्स पता है कि 10 के बाद ही मिलेगा। तो जैसे ही उसके 10 प्रयास हो जाएंगे, उसको खाना मिलेगा, वो थोड़ी देर रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर आगे के प्रयास शुरू कर देगा। फिर है निश्चित अंतराल अनुसूची। इसमें समय अंतराल बीत जाने के बाद प्रथम सही प्रयास में भोजन या प्रबलन मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें आपने टाइम फिक्स कर दिया कि भाई उसको तो हम 3 मिनट के बाद ही खाना देंगे, लेकिन 3 मिनट के बाद खाना उसको तब देंगे जब 3 मिनट पहले तो हो जाएंगे, प्लस उसके बाद वो सही प्रयास करेगा, यानी लीवर दबा देगा। अगर लीवर नहीं दबाएगा तो भले 3 के 5 मिनट हो जाए, आप उसको खाना नहीं देंगे। तो ये होता है निश्चित अंतराल अनुसूची। ग्राफ देख लेते हैं। ये सबसे कम प्रयास करता है। इसमें होता क्या है, उसको पता है कि देखिए हर 10 मिनट बाद खाना मिलेगा, 10 मिनट से पहले खाना मिलेगा ही नहीं, और उसको सही जो प्रयास पे ही मिलेगा। तो जैसे 10 मिनट हो जाएंगे या 10 मिनट के आसपास होंगे, वो क्या करेगा, लीवर दबाने लग जाएगा या उसके आसपास घूमेगा, और फिर लीवर उससे दब जाएगा शुरुआत में। बाद में चूहे को पता चलता है, वो क्या करता है कि जब 10 मिनट बीत जाएंगे तब उसके आसपास ही वो लीवर दबाएगा। तो जैसे 10 मिनट बीत जाएंगे, वो लीवर दबा रहा है, उसको खाना मिल जाएगा। अब उसको पता है कि अगले 10 मिनट से पहले कुछ नहीं होना, तो वो आराम से जाकर बैठ जाएगा कोने में, मस्ती करेगा, आराम करेगा। फिर जैसे ही 10 मिनट के आसपास वो वापस उसको प्रयास करने लग जाएगा, और यहाँ पर 10 मिनट के बाद जैसे ही उसका लीवर सही तरीके से दबेगा, आप उसको वापस खाना दे देंगे और वापस वो आराम करने लग जाएगा। यह है निश्चित अंतराल अनुसूची। अनुक्रिया की रफ्तार प्रबलन के पश्चात थोड़ी बढ़ती है। जैसे उसको खाना मिलता है ना, वो थोड़ा सा और प्रयास करता है कुछ मिल जाए, फिर उसको पता है कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कम हो जाती है। वह तब तक कम रहती है जब तक अगले प्रबलन का समय नहीं हो जाता। ये बहुत ही क्या है, इन डेप्थ स्टडी है। मुझे नहीं लगता रीड साइकोलॉजी में तक पूछेंगे, इसको आपको ज़्यादा याद रखेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि फिक्स इंटरवल शेड्यूल में क्या है कि वो प्रयास कर रहा है, उसको जब जैसे ही 10 मिनट या टाइम पीरियड हो जाएगा, उसके बाद सही प्रयास में उसको खाना मिल जाएगा, उसके बाद चूहा आराम करने लग जाएगा, प्रयासों की संख्या गिर जाएगी बहुत ज़्यादा। उदाहरण परीक्षाएं, जो आप ये परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको पता है प्री और मेंस में टाइम था, तो आप जैसे प्री हुए उसके बाद आपने रेस्ट किया हुआ, थोड़ा घूमे होंगे, दोस्तों के साथ बात की होगी। ऐसे तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो परीक्षा देने के जस्ट बाद आके उतनी रफ्तार से पढ़ने लग जाते हैं जितना परीक्षा से पहले पढ़ रहे हैं अगली परीक्षा के लिए। ऐसा कभी नहीं होता। तो ये है परीक्षा, इसका उदाहरण। अब हो सकता है एग्जाम में ये उदाहरण पूछ लें कि किससे रिलेटेड है। आजकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अच्छे से टीचर उसमें मात खा रहे हैं। परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची, इसमें समय अंतराल के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, इसलिए प्रयास लगातार किया जाता है। ये वेरिएबल इंटरवल, इसमें समय अंतराल के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, तो आप देखेंगे वेरिएबल रेशियो यानी परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची जैसा ही इसमें ग्राफ बनता है, लेकिन इसमें इससे कम रहता है, क्योंकि इसमें चूहे को ये भी अंदाज़ा रहता है कि इसमें टाइम पीरियड भी इन्वॉल्व है। इसमें ग्राफ परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची की तरह ही सीधा रहता है, किंतु चूहा ये जान जाता है कि प्रयासों का महत्व नहीं है, इसलिए अनुक्रिया इतनी तेज नहीं होती जितनी परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची में होती है। इस ग्राफ को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसके जो परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची में जो प्रयास हैं वो ज़्यादा सीधे हैं और बहुत तेज़ी से हैं। असल में ये होता ही है कि यहाँ पर मिलता है, उसके बाद वो और तेज़ प्रयास कर देता है अगले के लिए, ये थोड़ा और सीधा होता जाता है, इस तरीके से घूमता जाता है, ये ऐसे बनेगा। ये इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या, इसमें भी रहता है लेकिन इसमें क्या थोड़े प्रयास कम रहता है, तो ये इस तरीके से रहता है। और देख लेते सतत प्रबलन, जो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट में जो मिलता है, जो खाना लगातार दिया जाता है, उसमें प्रबलन अनुसूची का उपयोग करने पर अनुक्रिया की दर बहुत अधिक हो जाती है। अब आप जो प्रबलन अनुसूची का इस्तेमाल करेंगे खासतौर से परिवर्तनीय अनुसूची का, तो प्रयास बहुत अधिक हो जाएंगे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। परंतु जब प्रबलन देना बंद कर दिया जाता है तो अनुक्रिया की दर बहुत तेज़ी से घट भी जाती है। सतत प्रबलन में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं कि उनको हर एक स्टेप पर खाना दे रहे हैं। उसने पहली बार लीवर दिया, खाना मिल गया, दूसरी बार लीवर दिया, खाना मिल गया, तीसरी बार लीवर दिया, खाना मिल गया। अब लेकिन आपने बंद कर दिया तो उसको पता है कि हर लीवर में मिल रहा था, खाना क्यों नहीं मिल रहा, 2-4 बार प्रयास करेगा, बंद कर देगा, बोले अब नहीं मिल रहा शायद, और अनुक्रिया का विलोप हो जाता है। जो उसने सीखा है उसका जो विलोप हो जाता है, क्योंकि प्राणी को प्रत्येक प्रयास पर प्रबलन दिया जाता है, इसलिए प्रबलन की प्रभावता कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर बार उसको जो है चूहे उसको खाना ना दें। इसका हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा रोज़ होमवर्क कर देता है, या स्कूल के बच्चे या डेली होमवर्क करते हो, आप डेली टॉफ़ी देंगे, तो जिस दिन नहीं देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आज नहीं दिया, मतलब आप होमवर्क से टॉफ़ी नहीं मिले। लेकिन आप उसको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद टॉफ़ी देते हैं कि 2 हफ्ते तक लगातार करेगा, तो आप इस बार अगर नहीं भी देंगे, 2-3 हफ्ते के बाद उसको दे देंगे, तो उसको पता है कि हो सकता है कि अभी थोड़ा लेट दे दें, क्योंकि पहले भी 15-20 दिन बाद आई थी, जो टॉफ़ी आई थी वो 20 दिन बाद आई थी, या चॉकलेट आई थी वो 20 दिन बाद आई थी। तो इस तरीके से प्रबलन की प्रभावता कम हो जाती है अगर आप उसको कंटिन्यूस देते हैं। आंशिक प्रबलन, आंशिक अनुसूची में नैमित्तिक अनुक्रियाओं को कब कब प्रबलित किया जाएगा और कब कब नहीं, इसके निर्धारण की अनेक विधियां हैं। जैसा मैंने आपको बताया
चाहे आप समय अंतराल ले लीजिए, चाहे अनुपात ले लीजिए प्रयासों का। आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा प्रबलन देने पर भी अनुक्रिया की दर अत्यंत अधिक होती है, विशेष रूप से उस समय जब अनुक्रिया अनुपात अनुसूची के अनुसार प्रबलित की जाती है, चाहे आप सतत प्रबलन में दें या आंशिक प्रबलन में दें। देखिए इसमें क्या होता है, प्रबलन अनुक्रिया की दर अत्यंत अधिक होती है, दोनों में तेज होती है, इसमें और भी ज़्यादा तेज होती है। लेकिन आंशिक प्रबलन में क्या भूलने की रफ्तार कम होती है, जो सतत प्रबलन है उसमें भूलने की रफ्तार ज़्यादा होती है, उसमें आपने 2-4 बार नहीं दोगे तो वो भूल जाएगा, बोले कि अब कुछ नहीं मिल रहा। आंशिक अनुसूची में प्राणी बहुत सी अनुक्रिया करता है जिन्हें प्रबलित नहीं किया जाता है। आंशिक प्रबलन में प्राणी के लिए जानना कठिन होता है कब कोई प्रबलन देना पूर्णतः बंद कर दिया गया और कब प्रबलन देने में विलंब किया जा रहा है। सतत इसमें क्या है कि बंद कर दिया है या जो उसको खाना देने में विलंब किया जा रहा है, चॉकलेट देने में बच्चे को विलंब किया जा रहा है, वो उसको पता नहीं कर पाता। इसलिए सतत प्रबलन अनुसूची में ये कहना सरल है कि कब प्रबलन देना बंद कर दिया गया। इसलिए ये देखा गया सतत प्रबलन की तुलना में आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा सिखाई गई अनुक्रिया का विलोप अत्यंत कठिनाई से होता है। यानी कोई भी चीज़ अगर आप उसको परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची या परिवर्तनीय समय अंतराल अनुसूची के अनुसार सिखाएंगे बच्चे को या किसी जानवर को, तो उसका जो विलोप है यानी उसको भूलने की क्षमता उसकी कम होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसको ये याद रहेगा कि ऐसा नहीं कि रोज़ हमें चॉकलेट मिलती है, कभी कभी देते हैं, 5 दिन में 10 दिन में इस तरीके से चॉकलेट आती है, तो हमें लगातार होमवर्क करते रहना चाहिए। यह तथ्य आंशिक प्रबलन में प्राप्त की गई अनुक्रियाएं विलोप का ज़्यादा प्रतिरोध करती हैं को आंशिक प्रबलन प्रभाव कहते हैं। आंशिक प्रबलन प्रभाव किसे कहते हैं? आंशिक प्रबलन में प्राप्त की गई अनुक्रियाएं विलोप का ज़्यादा प्रतिरोध करती हैं। इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वास्तविक दुनिया में लोगों को निरंतर प्रबलन के बजाय उनके काम के लिए आंशिक प्रबलन प्राप्त होता है। इसको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप ज़िंदगी में क्या होता है, आप सिंपल समझ लीजिए, आप कोई भी काम करते हैं तो ये नहीं कि आपको हमेशा उसका रिवॉर्ड मिले, कभी नहीं भी मिलता है। फिर एक दूसरा कारक है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा से तात्पर्य प्राणी की ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था से जो प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उद्वेलित करती है। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कंफ्यूज करने के लिए आजकल अलग लाइन आने लग गई हैं, जो पहले की रट्टाफिकेशन में खास 4-5 लाइन थी वही आती थी, अब बदलनी गई हैं। तो अगर आप ये लाइन याद रखेंगे तो आपके पेपर को आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है अभिप्रेरणा, कि आपके कोई भी व्यवहार को उत्पन्न करे, उसको कंटिन्यू रखे, यानी सतत लगातार आपको प्रयास करने के लिए उद्वेलित करती रहे और आपका गोल अचीवमेंट तक, जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता तब तक उसको कंटिन्यू रखें। या ऐसा कहें, अभिप्रेरणा प्राणी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रबलता से काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये मैंने आपके लिए बोल्ड में लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन लाइनों को आप पढ़ लेंगे तो आपका पेपर वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या अधिगम के लिए प्राणी का अभिप्रेरित होना अनिवार्य है? यस, बिल्कुल ठीक है, अधिगम के लिए प्राणी का अभिप्रेरित होना अनिवार्य है। किसी भी प्राणी में अभिप्रेरणा उत्पन्न होने के 2 स्वरूप होते हैं। अंतर्भूत अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी वो कोई काम इसलिए करता है कि उसको खुशी होती है, ना कि वो इसलिए कि उसको कोई चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह या कुछ खाने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो यही होते हैं, अंतर्भूत अभिप्रेरणा जिसमें होती है, जैसे खासतौर से ये वैज्ञानिक वगैरह, बड़ी बड़ी रिसर्च करने वाले लोग, और इनफैक्ट आप बिज़नेस का भी देखें तो ज़्यादातर बिज़नेस वो सक्सेसफुल हुए हैं जो पैसे की बजाय वो लोग इसलिए करते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है, प्लस वो बेनिफिशियल भी है। अगर देखिए सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है कि वो काम आपको अच्छा लगना चाहिए, प्लस वो आपके लिए बेनिफिट भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इसलिए कोई काम करें कि वो आपको बहुत अच्छा लगता है और उसका कोई भी मॉनिटरी यानी आपको पैसों में कोई भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता, तो आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। बेस्ट एग्जांपल है क्लासिकल सिंगर्स और फिल्म सिंगर्स। फिल्मों के जो सिंगर्स होते हैं उसमें आप देख लीजिए ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होता है, फिल्मों के सिंगर, क्योंकि वो एक तो वो काम कर रहे होते हैं जो उनको अच्छा भी लगता है, प्लस उसमें पैसे ज़्यादा हैं। क्लासिकल अगर आप सिंगर हैं तो क्या हुआ, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है आप, क्योंकि क्लासिकल सिंगर बहुत अच्छा गायक होता है, उसके बराबर के गायक नहीं होते फिल्म गायक, लेकिन वो उस काम को में लगा हुआ है जिस काम में कोई भी पैसे नहीं मिलते, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और आप उसको जानते भी नहीं हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है किशोर कुमार। उन्होंने ज़िंदगी में नहीं ली किसी भी गाने की कोई भी ट्रेनिंग और वो सबसे सक्सेसफुल सिंगर माने जाते हैं। इनफैक्ट आज भी लोग उनके गाने पसंद करते हैं, जबकि उन्होंने कभी भी 1 मिनट के लिए भी कोई गाना
कि कोई गाने की प्रैक्टिस नहीं करी, ना उनको पता थे कौन से राग क्या हैं। बाद में पता चल गए होंगे अपने प्रोफेशन के दौरान, वो अलग बात है, लेकिन उनको ज़्यादा नहीं पता था और उन्होंने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी। लेकिन वो इंटेंसिवली मोटिवेटेड थे, अब उनको गाना अच्छा लगता था, प्लस उस गाने में और जो काम वो करते थे, फिल्मों के लिए गाते थे, उसमें जो सफलता थी, यानी जिनमें पैसे मिलने की संभावना थी, वो हमेशा चाहता थी। तो वो इसलिए किशोर कुमार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। वही नित्य अभिप्रेरणा एक्सटेंसिंग मोटिवेशन, उसे किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आप जैसे एग्ज़ाम के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, आप जो रीट मेंस के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको नौकरी मिले, पैसे मिले। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ा सकेंगे और आप उनको टैलेंटेड बनाएंगे, तो आप इंट्रिंसिकली यानी अंतर्भूत अभिप्रेरणा से प्रेरित हैं। लेकिन आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि भैया मुझे तो नौकरी मिल जाए, पैसे मिल जाए और शादी अच्छी से हो जाए, बस, तो आप एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड हैं। आप टीचर तो होंगे, लेकिन उतने अच्छे टीचर नहीं हो सकते जितने इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टीचर होगा, यानी अंतर्भूत अभिप्रेरित टीचर होगा। अधिगम की तत्परता, अलग अलग प्रजातियों के प्राणी अपनी संवेदी क्षमताओं तथा अनुक्रिया करने की योग्यताओं में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। ये अधिगम की तत्परता आप इसका लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता के नियम जो थॉर्नडाइक ने दिया था, उससे भी संबंधित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, किसी जानवर, इंसान या किसी भी जानवर, प्राणी, पक्षी वगैरह को आप वही चीज़ सिखा सकते हैं जिसके लिए वो तत्पर है। जब तक वो तत्पर नहीं है तब तक नहीं सिखा पाएंगे। जैसे आप तीसरी क्लास के बच्चे को न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं सिखा सकते जो जब तक कि वो 10वीं 12वीं में नहीं पहुंचा था, क्योंकि उसके लिए जो कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो तभी तक डेवलप होती है, ये परिपक्वता तभी तक आती है। दूसरा, जैसे आप मान लीजिए क्या है कि एक चूहे को लीवर प्रेस करना सिखा सकते हैं, आसानी से सिखा सकते हैं, लेकिन आप चिड़ियाओं को लीवर प्रेस करना आसानी से नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनमें वो जो उनका जो संवेदी क्षमता या उनकी जेनेटिक वो इस तरीके से मॉडिफाई नहीं है। लेकिन उनको किसी चीज़ पे चोंच मारना सिखा सकते हो, चिड़ियाओं को, पक्षियों को आप चोंच मारना सिखा सकते हो। तो इसलिए लीवर प्रेस करना चूहे के लिए अच्छा है, तो चोंच मारना चिड़ियाओं के लिए अच्छा है। साहचर्य को स्थापित करने के लिए जरूरी क्रियाविधियाँ हैं, जैसे उद्दीपक अथवा उद्दीपक अनुक्रिया भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होगी, इसको ध्यान रखिएगा। आप जो इंसान को जो चीज़ें सिखाई जा सकती है या वन मनुष्य को जो चीज़ सिखाई जा सकती है, वो बिल्लियों या कुत्तों को नहीं सिखाई जा सकती। लेकिन आप जानवरों में देखिए, कुत्ते को जो चीज़ आसानी से सिखाई जा सकती है वो बिल्ली को नहीं सिखाई जा सकती। आप कुत्ते को गेंद लाना आसानी से सिखा सकते हैं, बिल्ली को गेंद लाना आसानी से नहीं सिखा सकते, क्योंकि इसके लिए उनकी जो प्रजाति है उसमें उस तरह के जेनेटिक्स ही नहीं है। प्रत्येक प्रजाति के प्राणियों में अधिगम की क्षमता उनकी जैविक क्षमता के कारण परिसीमित हो जाती है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। कोई प्राणी सीखते समय किस प्रकार के उद्दीपक या उद्दीपन अनुक्रिया साहचर्य निर्मित करेगा, ये एसएस और एसआर याद रख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताइएगा कि प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन से इनमें से कौन सा ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें से एक प्राचीन अनुबंधन से रिलेटेड है, एक क्रिया प्रसूत से अनुबंधन से रिलेटेड है, तो आपको ये उसमें जाकर बताना है मुझे। साहचर्य निर्मित कर सकेगा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे प्रकृति द्वारा किस सीमा तक साहचर्य कार्यविधि संबंधी आनुवांशिक क्षमता प्राप्त हुई है। जैसे एक विशेष प्रकार का साहचर्य अधिगम मनुष्य तथा वन मानुष के लिए तो आसान है, कोई चीज़ आप वन मानुष को सिखा सकते हैं, इंसानों को भी सिखा सकते हैं, परंतु बिल्ली तथा चूहों के लिए वैसा साहचर्य सीखना अत्यंत कठिन होता है और कभी कभी तो असंभव भी होता है। जैसे आप सुअरों को अब एक देखें, एक स्टडी करी गई थी मनोविज्ञान में, उसमें क्या हुआ था कि सुअरों को कुछ चीज़ें उठाकर दूसरी जगह रखने की ट्रेनिंग दी गई, उनको दी गई, फिर उसके कुछ समय बाद वो ट्रेनिंग हटा दी गई। अब वो सुअर जो क्या थे, सुअरों को आपने देखा हर चीज़ को वो क्या इधर उधर हिलाते रहते हैं, तो उनको जब अगली बार वो चीज़ दी गई ताकि उठा के रखें, वो क्या कर रहा है, उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था यानी नेचुरल उनके जेनेटिक्स थे वो प्रभावी हो गए और वो उस चीज़ को उठा के नहीं रख रहे बल्कि उसको इधर उधर हिला कर रहे थे मुँह से। आप ये सुअर्स में ये जो पिग्स होते हैं उनमें ये प्रतिक्रिया देख सकते हैं। कोई प्राणी मात्र उन्हीं साहचर्य को सीख सकता है जिसके लिए वह आनुवांशिक रूप से सक्षम है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, अधिगम में ये सबसे इम्पोर्टेंट कारक है, अनुवांशिकता भी एक कारक है। अगर आप अनुवांशिक तौर पर किसी चीज़ को सीखने में सक्षम नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा माइल्ड रिटार्डेड जो लोग होते हैं, मंद बुद्धि या विमंदित जो बालक बोले जाते हैं, उनके लिए सीखना कोई भी चीज़ मुश्किल होता है क्योंकि वो आनुवांशिक रूप से सक्षम नहीं होते। थैंक यू।